चलिए सर, अब हम लोग एक नए एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। और उस नए एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि वो मॉडल आया क्यों। सर सबसे पहली बात है, लास्ट मॉडल हम लोगों ने कौन सा पढ़ रखा था? रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से उनका मॉडल क्या हो गया? फेल। जब उनका मॉडल फेल हो गया तो उसी समय एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। नील बोर ने उनके एटॉमिक मॉडल को ऑब्जर्व किया, उनके ड्रॉबैक्स को ऑब्जर्व किया, और नील बोर के नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? उनके मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी कमियां थी, उन सभी को दूर कर दिया और एक नया एटॉमिक मॉडल लाए। और उस नए एटॉमिक मॉडल का नाम है सर बोर एटॉमिक मॉडल, या जिसे हम लोग प्यार से बोर मॉडल भी बुला सकते हैं। पर सर बात एक उठती है, क्या रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के बाद तुरंत नील बोर का मॉडल आ गया? नहीं, इन दोनों के बीच की हिस्ट्री बहुत लंबी है। रदरफोर्ड का मॉडल जब फेल हुआ तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, और उन्हीं डेवलपमेंट का यूज किया किसने? नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने। और तब जाके वो अपना एक नया मॉडल लाए। इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बोर के मॉडल को समझना है तो बोर मॉडल के आने से पहले जितनी भी मेजर डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बोर मॉडल को समझ पाएंगे। तो वो सर सबसे बड़ी डेवलपमेंट कौन सी थी? दो सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी जिनको समझने के बाद आप अपने नए मॉडल को समझ पाएंगे। टू मेजर डेवलपमेंट। क्लियर है सर? कौन सी? पहली थी सर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम इसे सर डुअल नेचर ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। लाइट के बारे में तो सर बहुत सारी इन्वेंशन हो गई इस दौरान। और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो सर इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद कहीं जाके हम लोग बोर मॉडल के बारे में जानेंगे। क्लियर है सर? चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए सर हम लोग पहली डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो बेसिक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है रेडिएशन और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर ये वैसे तो टॉपिक ये फिजिक्स के हैं, पर हम लोग केमिस्ट्री में भी बहुत ही बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। सर कैसे? रेडिएशन क्या होता है? आप सभी को पता होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये आप लोगों ने कभी ना कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा। एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके। क्या सभी को पता है कि एनर्जी कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकती है? सर बिल्कुल 3 तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तरीका सर होता है कंडक्शन, सुना तो जरूर होगा सभी ने। दूसरा होता है सर कन्वेक्शन, और तीसरा बेटा जो होता है ना वो रेडिएशन होता है। क्या होता है? रेडिएशन। क्लियर है बेटा? जो कंडक्शन होता है मतलब एनर्जी ट्रांसफर जब सॉलिड में होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू। फ्लूइड्स में कन्वेक्शन के थ्रू होता है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड और गैसेस में एनर्जी का ट्रांसफर किसकी तरफ होता है? कन्वेक्शन के थ्रू। और सर रेडिएशन, रेडिएशन में सर रेडिएशन के थ्रू अगर एनर्जी का ट्रांसफर करना है तो किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कोई भी मीडियम ना भी हो तब भी इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हैं हम। किसके थ्रू सर? रेडिएशन के थ्रू, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा। सर बताइए क्या? पहली बात इसका रेडिएशन का आइडिया ये तो लग गया कि रेडिएशन सर एक तरीका है जिससे एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर एनर्जी का ट्रांसफर सॉलिड में हो रहा है तो वो कंडक्शन के थ्रू होगा, अगर फ्लूइड्स में हो रहा है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। पर सर अगर कोई भी मीडियम नहीं है और दो चीजों में एनर्जी में ट्रांसफर करना है, दो ऑब्जेक्ट में एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो किसके थ्रू होगा सर? रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू? रेडिएशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा एक बेसिक से एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हमारा मकसद पढ़ना किसको है डिटेल में? रेडिएशन के थ्रू। एक बेसिक से एग्जाम्पल से इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सर कैसे? ध्यान से देखिए। एक क्लास में सर एक टीचर है, ठीक है, और उस क्लास में कुछ बच्चे भी हैं, ठीक है सर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे क्या है सर? बच्चे हैं। क्लियर है? अब सर क्या है, ये पहली बेंच में बैठा है। कौन सी? फर्स्ट बेंच में। ये बैठा है सेकंड बेंच में,
और ये बैठा है थर्ड बेंच में। कौन सी बेंच में? थर्ड बेंच में। इसके पास है एक किताब, ये किताब मान लो इसके पास एनर्जी है। अब इसको एनर्जी टीचर तक ट्रांसफर करनी है, तो कैसे करेगा? या फिर सर हम यहाँ एनर्जी की जगह किताब को यूज कर ले रहे, ठीक है ना सर। इस किताब को इस बच्चे को टीचर के पास पहुंचाना है। कितने तरीके हैं इसके पास? वही एनर्जी मान लो कि इस बच्चे को, इस पार्टिकल को एनर्जी इस पार्टिकल तक पहुंचाने किस तरीके से पहुंचा पाएगा, जरा ध्यान से। पहला तरीका सर, ये बच्चा इस बुक को इस बच्चे को दे दे, पास कर दे, और ये बच्चा इस बच्चे को, और ये बच्चा डायरेक्ट टीचर को फिर यहाँ पे बुक को दे दे। तो सर पहले तरीके में हम लोगों ने देखा कि इस बच्चे ने अपनी जगह पे बिना हिले, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट किया होगा उसने, पर अपनी जगह को छोड़े बिना इसने बुक को वहां पे पहुंचा दिया। कैसे? पास करके। कैसे करके? पास करके। कंडक्शन सर ऐसे ही होता है। ये पहला एग्जांपल किसका था? कंडक्शन का। सर अगर कोई सॉलिड हो और सॉलिड में सर जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, ठीक है। जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो आप देखोगे कि जिस तरफ आप हीट करोगे, जिस एंड पे आप हीट करोगे, उसकी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो पार्ट गर्म हो जाएगा। इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई। जैसे इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, ये वाइब्रेशन के थ्रू इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा देगा। ऐसी ये इसकी एनर्जी, फिर मतलब ये एनर्जी पास करता जाएगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। इसी तरीके से पूरे पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी। पूरे सॉलिड को एनर्जी, मतलब इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे एनर्जी कैसे पहुंची? इसने इसको दी एनर्जी, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। कैसे? हीट किया, ये पार्टिकल को एनर्जी मिली, वाइब्रेट करने लगा। जैसे ही वाइब्रेट हुआ, बगल वाले पार्टिकल को भी थोड़ा धक्का दिया, वो भी वाइब्रेट करने लगा। जैसे ही वाइब्रेशन होता है ना बेटा, एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऐसे करते करते सारे पार्टिकल उसी तेजी से वाइब्रेशन करने लगते हैं और सभी की एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, एक के थ्रू एक के थ्रू एक। क्लियर है? तो देखो, इस पार्टिकल को हमने एनर्जी दी थी, पर इस पार्टिकल ने यहां तक एनर्जी पहुंचा दी बिना मूव किए। तो ये कौन सा थ्रू हुआ सर? कंडक्शन। क्या हुआ? कंडक्शन। कन्वेक्शन अब डिटेल में नहीं जाएंगे, आप जरा ध्यान से देखिए। सर एक तरीका और है बुक को देने का। क्या? ये बच्चा अपनी जगह से उठे, ये बच्चा अपनी जगह से उठे और उठ के टीचर के हाथों में आके बुक दे दे। अपनी जगह से उठ के और टीचर के हाथ में से आके बुक दे दी। तो दूसरे तरीके में बुक को ट्रांसफर करने के लिए उसको अपनी जगह को छोड़ना पड़ा, मतलब मूवमेंट करना पड़ा। बिना मूवमेंट के एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। सर यही तरीका यहां पे हम लोग कन्वेक्शन में पढ़ेंगे। कन्वेक्शन में अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा। कंडक्शन में पार्टिकल बिना मूव किए एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, पास पास करके। पर कन्वेक्शन में, मतलब लिक्विड और गैस में, अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा, पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी ट्रांसफर होगी। और सर रेडिएशन एक तरीका और, ये बच्चा डायरेक्ट बुक को फेंक दे यहाँ पे टीचर के पास, डायरेक्ट फेंक दे, तो सर उस तरीके को हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। बच्चे ने अपनी जगह बैठे बैठे बुक को फेंक दिया और टीचर ने कैच कर लिया, तो वो तरीका क्या कहलाएगा? रेडिएशन कहलाएगा। वो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। क्लियर है? तो कंडक्शन समझ में आया, जिसमें पार्टिकल अपनी जगह बैठे बैठे एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। कन्वेक्शन में पार्टिकल को मूवमेंट करना पड़ता है। आप लिक्विड को हीट करोगे, ठीक है सर, लिक्विड को मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल है सर, ठीक है, जो और ध्यान से देखिएगा। जब आप लिक्विड के पार्टिकल को हीट करते हो तो एक को जैसी एनर्जी मिलती है वो आगे चला जाता, फिर दूसरा पार्टिकल आ जाता। जब आप लिक्विड को सर हीट करते हो, हीट किया आपने, तो हीट करने पर इस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी, जैसे ये गर्म हुआ, गर्म वाला पार्टिकल ऊपर चला जाता और ठंडे वाले पार्टिकल कहां जाते हैं? नीचे। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल को मूव करना पड़ता है। जैसे ये है, जैसे इसको एनर्जी मिल गई, ये चला गया, ये आ गया, इसको एनर्जी मिल गई, ये भी चला गया, फिर ये चला गया, एक एक करके सब गर्म होते जाते, आते जाते गर्म होते जाते, आते जाते एनर्जी लेते जाते। पर कंडक्शन में ऐसा नहीं होता, अपनी जगह बैठे बैठे सबको एनर्जी मिल जाती। इसमें सबको एनर्जी लेने जानी पड़ती कन्वेक्शन में। और रेडिएशन में तो सर कोई भी कुछ जरूरत नहीं, अपने आप एनर्जी मिल जाती है। क्लियर है? वो हम बताएंगे कैसे। आ गया नहीं आ गया समझ में? सब बिल्कुल। चलिए सर हम रेडिएशन को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सर अब हम लोग रेडिएशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सर किसमें? डिटेल में। रेडिएशन को डिटेल में पढ़ते हैं। सर रेडिएशन क्या होता है? सर रेडिएशन एक तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। जब सर कोई मीडियम ना हो
जब कोई मीडियम ना हो और हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है? रेडिएशन के फॉर्म में। इतना तो समझ में आ गया। जब कोई मीडियम ना हो और हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना हो तो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसके दो बेस्ट एग्जांपल। सर कैसे? जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको याद हो, एक लकड़ी का ढेर है, आपको जला रहे हो इससे, और आप इसके पास बैठे हो, इसके आसपास भी बैठे हो, तो आपको परमानेंट एनर्जी मिलती रहती है, परमानेंट हीट एनर्जी आपको मिलती रहती है। तो सर इसके और आपके बीच में कोई मीडियम तो है नहीं है, ना तो यहां कंडक्शन हो रहा ना कन्वेक्शन हो रहा, तो आप तक इससे एनर्जी पहुंच कैसे रही है? वो एनर्जी पहुंच रही है सर, जब कोई मीडियम नहीं होता तो एनर्जी किसके फॉर्म में पहुंच रही होगी? रेडिएशन। तो इसका मतलब इससे एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो आप तक पहुंच रही है। जैसे आपको थोड़ा गरम गरम फील हो रहा है। क्लियर है? सर सन के सामने भी खड़ा हो जाओ तो भी हमें गरम गरम फील होता है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए बेटा, ये सन है, ये अर्थ है जहां आप लोग खड़े रहते हो, तो सन से और अर्थ के बीच में कोई डोर तो लगी ही नहीं है, ना तो कंडक्शन पॉसिबल है ना कन्वेक्शन पॉसिबल है। तो सर यहां पे कैसे सन से अर्थ तक एनर्जी कैसे पहुंच जाती है? तो वो कहते हैं सन से अर्थ तक एनर्जी पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। व्हेन देयर इज नो मीडियम, अगर कोई मीडियम नहीं है तो एनर्जी का ट्रांसफर रेडिएशन के फॉर्म में होता है। जैसे आप देखना, आप कमरे में बल्ब लगा लो तो बल्ब से भी एनर्जी निकलती है, निकलती नहीं निकलती? बिल्कुल। तो उनके आपके बीच में कोई मीडियम है क्या? नहीं। तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में। और इन रेडिएशन का भी नाम होता है, अभी हाल ही हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक सब्सटेंस और होते हैं जो अपने आप रेडिएशन एमिट करते हैं, अपने आप। सर कौन से? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपने देखे होंगे, आप हम पढ़ाए भी था ये टॉपिक, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह दो, तो इनको आप रख दो ना, इनको आप रख दो, तो ये परमानेंट एनर्जी को क्या करते रहेंगे? निकाल ट्रांसफर करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस परमानेंट एनर्जी को एमिट करते रहते इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में। कौन सी रेडिएशन निकलती है? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है? तो सर एक बात तो समझ में आ गई कि रेडिएशन क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। जब कोई मीडियम ना हो और हमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो हम किसके फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं? रेडिएशन के फॉर्म में। क्लियर है? आया नहीं आया सर? बिल्कुल। तो एनर्जी इज ट्रांसफर, जरा ध्यान से सुनना, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ, दो तरीके से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है रेडिएशन में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, और इन द फॉर्म ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल। सर क्या कह रहे हैं आप? इन द फॉर्म ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल भी होती है। सर ये थोड़ा कम पल्ले पड़ा। सुनो, हमने बोला जब कोई मीडियम नहीं हो तो एनर्जी ट्रांसफर होती है रेडिएशन के फॉर्म में। उसी रेडिएशन को हम दो तरीके से करेंगे कि सर एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सर जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रांसफर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसी रेडिएशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन से जो अर्थ तक एनर्जी आती है ना, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। कौन सी रेडिएशन? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन के फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में सन से अर्थ तक एनर्जी आती है। ये जो ढेर लगा था ना लकड़ी का, और इससे आप तक एनर्जी आ रही थी, किसके फॉर्म में आ रही थी? रेडिएशन के फॉर्म में। कौन से रेडिएशन के फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो सर एक टाइप का और रेडिएशन होता है क्या? बिल्कुल। जब इन द फॉर्म ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल आपके पास एनर्जी आ रही है तो सर उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन। क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट रेडिएशन, पार्टिकुलेट रेडिएशन। और सर ये रेडिएशन कौन एमिट करता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपको याद हो रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, हमने एनर्जी को ट्रांसफर किया था गोल्ड फॉइल पे, हिट कराया था नहीं कराया था? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या निकली? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो हिट की थी गोल्ड फॉइल पे, की थी नहीं की थी? सर बिल्कुल। उस रेडिएशन को हम लोग पार्टिकुलेट रेडिएशन बोलते हैं। तो सर एक बात बताओ, रेडिएशन कब होता है? जब कोई मीडियम ना हो तो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर वो रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में हो रहा तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और जब वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल हो रहा है तो उसे पार्टिकुलर रेडिएशन बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के केस में होता है। हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा एक बात सुनो,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सर बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ये सारे कैसे होते हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से सिर्फ आपको एक दिखती है लाइट, सनलाइट है वो आपको दिखती नहीं दिखती, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो सर बहुत सारी प्रकार की होती है। आपको दिखती सिर्फ सनलाइट ही, जो सन से आने वाली लाइट है या किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट है, सिर्फ आपको वो दिखती है। तो आपके आसपास जाने कितने ऑब्जेक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहे होंगे, पर आपको दिखती नहीं है। क्लियर है? वो हम आपको बताएंगे क्यों नहीं दिखती। क्लियर है? आगे नहीं आ गया? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप समझ गए ना सर, जब कोई मीडियम ना हो, हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, तो एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है? रेडिएशन के फॉर्म में। अगर वही रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो उसी रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? क्लियर है सर, बिल्कुल। तो अब हमें पढ़ना है इसका डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके दो टाइप के नेचर होते हैं। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और सर किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह भी। पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि कब ये पार्टिकल नेचर, मतलब क्या दोनों नेचर इसमें होते हैं या नहीं होते, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो क्या कहते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। इसी वजह से कहा गया डुअल नेचर। आ गया नहीं आ गया? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सर वेव नेचर। क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए सर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में EMR भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? EMR। क्या बोल सकते हैं सर? EMR। क्लियर है? और इसका बेस्ट एग्जांपल सर क्या है? लाइट। क्या है सर? लाइट। क्लियर है? आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। मतलब सर वेव नेचर कैसा शो हुआ इसका, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसमें वेव नेचर भी होता है? सर कैसे पता चला? बहुत ध्यान से। हुआ क्या, पहले क्या होता था कि लाइट जो है, लाइट मतलब लाइट क्या है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले सर लाइट को पार्टिकल माना जाता था। पहले के समय में लाइट को क्या माना जाता था? पार्टिकल। कि लाइट पार्टिकल की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट पार्टिकल की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो मतलब पहले ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। पर कुछ समय बाद 1801 में एक साइंटिस्ट आए सर, जिनका नाम था थॉमस यंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया EMR पे, या कह दो लाइट पे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जब भी मैं लाइट बोलूं तो उसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। डबल स्लिट नाम का एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसमें उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है वो शो करता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है ये आप फिजिक्स में जान जाएंगे जब पढ़ेंगे। बस ये मान लो कि 1801 में थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब जो लाइट है, वो सर क्या शो करता है? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस एक प्रॉपर्टी है। यह है प्रॉपर्टी ऑफ वेव। प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो सर अगर EMR ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर भी कोई ना कोई वेव नेचर होगा। बिल्कुल होगा, तभी तो ये वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर आप एक बात बताओ, अगर कोई आदमी लड़कियों वाले कैरेक्टर दिखाए तो लगेगा ना कि सर उसके अंदर लड़कियों वाले कैरेक्टर है। तो बस EMR वेव वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो माना गया कि EMR के अंदर वेव नेचर होता है। और इसके बाद 1870 में 1817 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने एक बात बोली कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एक्सेलरेट करता है। अच्छा, एक्सेलरेट जानते हैं कुछ लोग तो नहीं जानते बेटा। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का मतलब है आप वेलोसिटी चेंज करते रहो। तो जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो बेटा क्या होता है, वो इमिट करता है, दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है नहीं क्लियर? बिल्कुल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है, या कह दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालता है। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आया। तो सर ये वेव है तो इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी सर। बिल्कुल। तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो समझ में आया? पहले क्या बताइए सर, पहले ये माना जाता था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती, मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती। फिर उसके बाद 1801 में थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूव किया कि लाइट इंटरफ्रेंस शो करती है। इंटरफ्रेंस मतलब इंटरफ्रेंस एक प्रॉपर्टी है वेव की। तो उसके बाद माना जाने लगा कि लाइट के अंदर वेव नेचर है, मतलब ईएमआर के अंदर वेव नेचर है। फिर उसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कह दिया कि जब भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो एक टाइप की रेडिएशन इमिट करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सर एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सर एक बात तो समझ में आ गई, ये दो चीजों से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक माने मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात भी सही है कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है ऐसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऑसिलेट करती है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाएं ऐसे। अब सर आपको इसमें देखिएगा नहीं क्योंकि ये बोर्ड तो 2D है, जरा ध्यान से सुनो। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ ये ऐसे 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 इस प्लेन में कौन मूव कर रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ऐसे इस प्लेन में ऐसे ऐसे, और ये कौन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ना, ये दो टाइप की फील्ड अपने आप जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों एक साथ ऑसिलेट करती हैं ऐसे। ये ऐसे में कौन करेगा, ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड। और जो वेव्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, इस तरफ वेव्स जाएंगी। तो आया नहीं आया समझ बताओ? इस डायरेक्शन में कौन है सर, ऐसे में ऐसे ऐसे कौन वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे कौन वाइब्रेट कर रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ऐसे कौन वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड। और वेव किस तरफ जा रही है, वेव इस तरफ जा रही है। आया नहीं आया? अगर हम आपको तरफ देखने की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा सर, कैसे ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो सर ये है जो मान लो जी, ये है सब हमारी कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। और वेव किस तरफ जा रही है, आपकी तरफ। आया नहीं आया? बिल्कुल सर। तो आप ये याद रखें, अच्छी बात है, नहीं तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और वेव जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है वो भी इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेव्स की डायरेक्शन। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो सर पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत, एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दो टाइप की फील्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों की ऑसिलेशन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बात समझ में आई? मतलब वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही, पर वेव्स जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव्स कहां से जा रही है, ऐसे सीधे। क्लियर है? आगे नहीं आगे, बस
आप इतना याद रखना कि सर क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, जो उनकी दोनों की ऑसिलेशन की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और ये जो वेव्स जिस डायरेक्शन में जा रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनकी भी डायरेक्शन इन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ जाए इस पॉइंट को तो रख लेना, नहीं तो याद कर लेना, कोई जरूरत इसकी पढ़ने वाली नहीं है। सर दूसरा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बस अब यहां से दे कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या वेव्स है, ये किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है? विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और सर एक बात रखना, बहुत सारी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स अगर हम लोग यहाँ पे मान लो कोई भी मीडियम एयर हो ही ना, तो वैक्यूम में हम लोग की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो सर नॉर्मल सी बात है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ऐसा नहीं होता, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द propagation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फैलने के लिए, बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। सर क्लियर है? आगे नहीं आ गया? बताइए पहला पॉइंट। सर ये दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है वो भी इन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? ऐसे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव। क्लियर है? आगे नहीं आ गया? बिल्कुल सर। अच्छा एक बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? लाइट की स्पीड से, और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अच्छा एक बात है, ये वेव है तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते नहीं होते सर? बिल्कुल। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहला है सर वेव लेंथ। क्या नाम है सर? वेव लेंथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे हो। सर ये एक सिंपल सी वेव बना दी मैंने, सिंपल सी वेव। क्लियर है सर? चलिए ठीक है। इस वेव में कुछ कॉमन चीज होती है, ये बताओ वेव इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी गई? मान लो इतनी डिस्टेंस, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही क्या जाएगी? नीचे। और इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को सर हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इस पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्लियर सर? और जितना नीचे जाती है इन पॉइंट को हम ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रफ। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। सर क्या? अब ध्यान से देखना कि वाइब्रेशन, देखो एक चीज होती है वाइब्रेशन, ऑसिलेशन या वेव बोले तो वो कहते हैं कि एक वाइब्रेशन कितना होता है? वेव ऊपर गई, अपनी पोजीशन पे आई, फिर नीचे आई, फिर अपनी पोजीशन पे आ गई। अपनी पोजीशन मतलब मेन पोजीशन। तो यहां से लेके यहां तक एक ऑसिलेशन होता है। क्या होता है? एक ऑसिलेशन, या एक वाइब्रेशन बोल सकते हैं, या एक वेव बोल सकते हैं। एक वेव कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां। कंप्लीट वेव है ये, हाफ वेव, ये कंप्लीट वेव। यहां से यहां तक एक वेव, एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहां पे सबसे पहला टर्म है सर वेव लेंथ, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। और ये होता क्या है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव का मतलब दो एडजेसेंट क्रेस्ट ले लो। अब ये नहीं कि आप इसकी और इसकी डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस नाप रहे, ये भी क्रेस्ट है, पर आप दो सबसे करीब, सबसे नजदीक जो क्रेस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस ले लो, या दो सबसे नजदीक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ले लो, उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल दो बेटा, या फिर कॉन्जिक्यूटिव बोल दो, टू कॉन्जिक्यूटिव क्या? क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लैम्डा। इसकी यूनिट वही होती है जो आप लोगों ने लेंथ की सुनी होगी, मीटर, और आप एंगस्ट्रम में भी यूज कर सकते हो, नैनोमीटर, किस में भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? आप जरा ध्यान से देखो। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सर फ्रिक्वेंसी को सर हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। वो कहता है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, या एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया,
अब बताओ 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, 1 2 और 3, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो अगर 1 सेकंड में इतनी वेव बन पाई तो समझ लेना इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 3 होगी। सर आगे नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से। होता क्या सर, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी सर आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट होता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अच्छा सर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी यूनिट जो होगी स्पीड की यूनिट क्या होती है सर, मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की सर मीटर, तो क्या हो जाएगी इसकी सेकंड इनवर्स, या इसी को साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हो या फिर हर्ज HZ, इससे भी यूज कर सकते हो। क्लियर है, इनमें से कोई भी यूनिट आप फ्रिक्वेंसी की यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल में काम आएगा, अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें काम आएगा। सर तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो वेव नंबर, तो बेटा वेव नंबर इसको डिनोट करते हैं म्यू बार से। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है सर, ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इनवर्स, या फिर आप डेफिनेशन सच में चाहते हैं तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बन रही है, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बन रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वेव नंबर। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। क्या होता है सर, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। कोई दिक्कत, यूनिट तो आप समझ ही गए होंगे। अगर लैम्डा मीटर में है तो ये किस में होगा, मीटर इनवर्स, अगर ये एंगस्ट्रम है तो ये एंगस्ट्रम में इनवर्स। कोई दिक्कत। अब 2-3 टर्म और बचे जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। देखिए स्पीड क्या होती है कि कोई भी वेव 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाई वेव इन 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई वेव इन 1 सेकंड। क्लियर है, 1 सेकंड में जितनी वेव डिस्टेंस को कवर करे इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। देखिए वैसे तो स्पीड को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पे स्पीड को c से रिप्रेजेंट करेंगे। सर किससे, c से, और c का फॉर्मूला होता है म्यू लैम्डा। म्यू लैम्डा, म्यू इज द फ्रिक्वेंसी, इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है सर, और c हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, या क्या दो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या लाइट भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है सर, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट जो बचा है सर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं सर टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से। टी से सर डिनोट करते हैं, ये कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकिन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। कहते हैं एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। देखो ये फ्रीक्वेंसी के जस्ट उल्टा है। फ्रीक्वेंसी कहती थी 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये कहता है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। तो सर इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। अगर आप इसकी यूनिट चाहते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे। न्यू की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की सर सेकंड इनवर्स, तो इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। बताइए पहले क्या पढ़ा, वेवलेंथ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड तो डेफिनेशन वैसे जरूरत नहीं पड़ी, बता दिया था कि कोई भी वेव मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जाती है एक डायरेक्शन में, उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये से नोट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पढ़ी कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बनती है, उसे वेव नंबर बोलते हैं। और 1 सेकंड में कोई भी वेव कितनी डिस्टेंस चलती है, ट्रेवल करती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पीड। और एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, उसे टाइम पीरियड। खैर डेफिनेशन का यूज नहीं है, पर आपका इन जो वर्ड दिख रहे हैं ना, ये इनका मतलब इन दो फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज है खासकर। और ये इसका म्यू बार अपॉन 1 अपॉन लैम्डा, वेयर म्यू बार इज वेव नंबर। क्लियर है। अब न्यूमेरिकल लगा ले तो इसी के साथ सर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला खत्म। क्लियर है। चलिए सर ध्यान से देखिए। चलिए सर अब हम लोग इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको 3 फॉर्मूलों को याद रखना है सर। किसको, एक तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जहां म्यू फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ, और ये म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा और टी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। अगर आप ये तीनों फॉर्मूले याद रख ली तो समझ लो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आसानी से लगा लोगे। सर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी।
फ्रिक्वेंसी निकालनी मतलब म्यू निकालना है, एंड वेव नंबर मतलब म्यू बार, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विद वेव लेंथ आपको दी गई 480 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना आना चाहिए आपको। कितना होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये चेंज हो गया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी, सर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? c अपॉन लेमडा, यही तो होता है सर। c कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा सर 480 इंटू 10 की पावर -19 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। आप सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। क्लियर है सर? अब क्या बचा है? वेव नंबर निकालना है। क्या निकालना है सर? वेव नंबर। क्लियर है? वेव नंबर को कैसे नोट करते हैं? म्यू बार से। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लेमडा। लेमडा सर है 480 इंटू 10 की पावर -9। आप इसको सॉल्व करोगे 2.08 इंटू 10 की पावर 6। इसकी यूनिट क्या होती है सर? मीटर इनवर्स। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान हो गया, आप आसानी से लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और लगाएंगे और इसी के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक क्या कर देंगे सर? खत्म कर देंगे। ठीक है सर? चलिए चलिए सर, अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लगाते हैं इसी से रिलेटेड। ये आपको 3 फॉर्मूले तो याद रखने ही रखने हैं। सर बताइए कौन सा? T इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू और म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा और म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द वेव लेंथ, मतलब आपको लेमडा निकालना है, फ्रिक्वेंसी मतलब म्यू निकालना है, वेव नंबर मतलब म्यू बार निकालना है। आपको दिए गए होस्ट पीरियड, पीरियड का मतलब यहाँ टाइम पीरियड दिया गया आपको 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। तो सर एक बताओ, टी दिया गया, टी से पहले क्या निकल सकता है? म्यू। तो टी बराबर बेटा होता है 1 अपॉन म्यू, और सर म्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू सर 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -10। आप 0.5 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड आ गया। सर कोई दिक्कत है? सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड इनवर्स यूनिट होती है म्यू की। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पहला हम लोगों ने म्यू निकाल लिया। अब सर म्यू से क्या निकल सकता है? लेमडा। सर म्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लेमडा, और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन म्यू। C कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू 0.5 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स। आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। 0.5 आप हटा दो इससे, 0.5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? सब बिल्कुल लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। तो हम यहां भी ऐसे लिख दें 5 इंटू 10 की पावर 9। तो सर 5 से 3 अपॉन 5 कितना होगा? 0.6, और ये 8 माइनस 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? -1, और लेमडा की यूनिट क्या होगी? मीटर। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.06 मीटर। कोई दिक्कत सर? लास्ट बचा है सर म्यू बार। म्यू बार तो आप निकाल ही लोगे 1 अपॉन लेमडा, यही तो होता है सर, और लेमडा की वैल्यू 0.06। आप सर डिवाइड करो, डिवाइड करोगे, हमें तो आंसर पता है, इसका आंसर आएगा 16.6 मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हैं, या जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, और उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे वो भी हम लोगों ने लगा लिए। अब सर हमें जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि आपको सभी को याद हो, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो किसके फॉर्म में करते हैं? अगर मीडियम ना हो, रेडिएशन के फॉर्म में। सर किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। अगर वही रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में जा रही तो उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी सर टाइप होते हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी क्या होते हैं? टाइप्स। सर किसके बेसिस पर टाइप होते हैं? वेव्स के। अलग अलग वेवलेंथ होती है इनकी, क्या होती है? अलग अलग वेवलेंथ। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी डिवाइड किया गया है। तो बताओ सर, ये है उसके टाइप। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये सारी के सारे टाइप है सर किसके? बताओ, हम इसको लिख सकते हैं। बताओ ये किसके टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या है? टाइप। मतलब अगर हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना हो
तो हम इसके जरिए भी कर सकते हैं, इनके जरिए भी कर सकते हैं, इनके जरिए, इनमें से किसी भी वेव्स के जरिए कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? अच्छा एक बात सुनो, इन सब में डिफरेंस क्या सर, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इन सब की एनर्जी अलग अलग है। क्लियर है? अच्छा सर एक बात और, जब इन्हीं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज कर देते हैं, किसके ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सर इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ किसका बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आया नहीं आया? ये सर सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप है, इनको अरेंज कर दो किसके, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जो कि लिखी हुई आप देख सकते हैं। अच्छा सर एक बात, इनमें से सिर्फ ये वाला रीजन है विजिबल रीजन, जो हम लोगों को दिखता है। मतलब इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे आसपास से निकलती रहती है, पर हम लोग को दिखती ही नहीं है, सिर्फ हम लोग को विजिबल रेज दिखती है। विजिबल रेज में ये 7 कलर दिखते हैं आपको, कभी इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें 7 कलर भी पूरे नहीं दिखते आपको। कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये वो रीजन होता है जिसको हमारी आंखें ऑब्जर्व कर सकती हैं। ना इस तरफ वाले को हम देख सकते हैं, ना उसके उस तरफ वाले को। मोबाइल से कभी रेडिएशन निकलती रहती, कभी दिखती है क्या सर, कभी नहीं दिखती। दिखी है क्या, कभी नहीं दिखती। तो आप कैसे पहचान सकते, आपको सिर्फ ये दिखते हैं। तो इनमें से भी पूरी तरीके से 7 कलर अलग अलग नहीं दिख सकते। तो सर हमारी आंखें 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते हैं। बाकी किसी को हम लोग देख नहीं सकते। अब हमारे आसपास जाने कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होंगी, जाने कितनी, पर हम उनको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती, क्या दिखती है तुम्हें? नहीं, क्योंकि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो उस रेंज से बाहर है हमारी आंखों के। तो सर फिर क्या होता है, अगर दिखती होती तो फिर तो बेटा खतरनाक हो जाता है। कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। मान लो गाड़ी चला रहे और अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, अब तुम्हें दिख रही है, अब तुम गाड़ी साइड से निकाल के, बेटा सही है नहीं दिखती। अगर दिख जाती ना तो ज्यादा दिक्कत में आ जाती कि सर लो वो आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो खतरनाक होती ना। खतरनाक चीजें ना ही दिखे तो ज्यादा ठीक है, दिख जाती तो फिर और दुखदायक हो जाता, फिर बचना पड़ता उनसे। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए सर, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, बताइए क्या। तो नॉर्मल सी बात है, दुनिया में अगर हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है सर, रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन। अगर वो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है सब? बिल्कुल। और ये बनती किससे है सर, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर जाए, एक्सेलरेट कर जाए, तो अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। ये दो चीजों से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है और तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी और वेव्स इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? आगे नहीं आगे सब? बिल्कुल। और मैंने बताया था कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। जो सन से लाइट आती है ना, वो किसके फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। किसकी लाइट की स्पीड से आती है, इसलिए तो इतनी जल्दी आ जाती है, इतनी जल्दी एनर्जी मिल जाती है हमें। क्लियर है नहीं क्लियर? मोबाइल से भी जो रेडिएशन निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है सर। मोबाइल से भी जो रेडिएशन निकलती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हर कोई बॉडी, हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है, अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, एनर्जी इमिट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आया नहीं आया सर? आ गया। चलिए, तो सर ये वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो वेव नेचर तो खत्म हो गया, मतलब हम लोगों ने ये साबित कर लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इनके अंदर वेव नेचर होता है। अब हमें ये साबित करना है कि सब पार्टिकल नेचर भी होता है क्या। तो अब अगले नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है सर? ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।